गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने 10th क्लास का इतिहास का फर्स्ट टॉपिक लिया था, भारत में राष्ट्रवाद। आपकी बुक में 3rd चैप्टर है, जिसकी शुरुआत कल हमने की थी। राष्ट्रवाद के बारे में बताया था कि राष्ट्रवाद क्या है, किस प्रकार से भारत में राष्ट्रवाद का उदय हुआ, ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स थे जिससे भारत में राष्ट्रवाद के उदय होने में सहायता बना। प्रथम विश्व युद्ध के बारे में हमने बताया, सत्याग्रह के बारे में हमने बताया, महात्मा गांधी किस प्रकार से दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह आंदोलन में सफल हुए और फिर वो भारत आए और उसके बाद भारत में उन्होंने सत्याग्रह आंदोलन चलाए। इसी के साथ इस समय अंग्रेज 1919 में एक एक्ट भारत में लाए जिसे हम रॉलेट एक्ट के नाम से जानते हैं। इस एक्ट के अनुसार किसी भी भारतीय को संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता था और बिना कारण बताए उसे 2 साल तक जेल में डाला जा सकता था। महात्मा गांधी ने इस आंदोलन का, इस एक्ट का सत्याग्रह आंदोलन के जरिए कड़ा विरोध किया और गांधी जी ने रॉलेट सत्याग्रह चलाने का निर्णय लिया। जगह जगह जनसभाएं हुई, शराब की दुकानों की पिकेटिंग हुई। पिकेटिंग का अर्थ है कि उनके सामने धरना देना, शराब की दुकानों के सामने धरना देना। विदेशी वस्त्रों की होली जलाई गई और इस तरह से सारे देश में रॉलेट सत्याग्रह अपने चरम पर था। उस समय अंग्रेजों ने इस आंदोलन को, सत्याग्रह को दबाने के लिए भारतीयों पर अत्याचार करने शुरू कर दिए। बहुत सारे भारतीयों को जेलों में डाला गया, गोलियां बरसाई गई, लेकिन फिर भी ये सत्याग्रह आंदोलन चलता रहा। पंजाब में सत्याग्रह आंदोलन पहुंचा तो अंग्रेजों ने गोलियां बरसाकर इस आंदोलन को दबाने की कोशिश की। इसी के साथ एक घटना और घटी इसी दौरान कि जब पंजाब में सत्याग्रह आंदोलन पूरे जोर पर था तो वहां पर अंग्रेजों ने मार्शल लॉ लागू कर दिया। मार्शल लॉ अर्थात फौजी शासन जनरल डायर के नेतृत्व में वहां पर मार्शल लॉ लागू कर दिया। 13 अप्रैल 1919 को जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, उस समय पंजाब के लोग जलियांवाला बाग में एक मेले के उत्सव के लिए वहां इकट्ठा हुए थे। लेकिन जब जनरल डायर को ये पता चला कि जलियांवाला बाग में लोग इकट्ठा हो रहे हैं तो जनरल डायर ने बिना लोगों को बताए, बिना कोई चेतावनी दिए इस बाग को चारों तरफ से घेर लिया और इस पर अंधाधुंध गोलियां बरसा दी। भगदड़ मच गई, लोग इधर उधर भागने लगे। जलियांवाला बाग में जो अमृतसर में है, वहाँ बीच में एक कुआं था। बहुत सारे लोग तो जान बचाने के लिए उस कुएं में कूद गए। तो इस तरह कुछ लोग गोलियों के शिकार हुए, कुछ भगदड़ में मर गए और कुछ उस कुएं में अपनी जान बचाने के लिए कूदकर मर गए। हजारों लोग वहां पर मारे गए। एक जघन्य हत्याकांड था जनरल डायर द्वारा किया हुआ। तो इस प्रकार से जलियांवाला बाग की खबर जब सारे देश में फैली तो दोबारा से सत्याग्रह आंदोलन और तेजी से सारे देश में फैल गया। अंग्रेजों के खिलाफ जगह जगह प्रदर्शन होने लगे, जगह जगह अंग्रेजों की खिलाफत होने लगी और इस प्रकार हम देखते हैं कि इन घटनाओं से अब भारतीय लोगों में एक राष्ट्रवाद की जो भावना थी वो वास्तव में हमें दिखाई देने लगी थी। इस प्रकार से रॉलेट सत्याग्रह एक बड़ा आंदोलन बन गया था। लेकिन अब महात्मा गांधी इससे भी बड़ा आंदोलन खड़ा करना चाहते थे, लेकिन उसके लिए गांधी जी चाहते थे कि हिंदू और मुस्लिम मिलकर उस आंदोलन में साथ दें। उस समय जो प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, प्रथम विश्व युद्ध के बाद अंग्रेजों को भारतीय मुसलमानों
को युद्ध में शामिल करने के लिए एक वादा किया था अंग्रेजों ने कि हम आपके धर्मगुरु, जिसे खलीफा के नाम से जानते हैं, जो तुर्की में ऑटोमन साम्राज्य का सम्राट था, उसे भारतीय मुसलमान अपना धर्मगुरु मानते थे। लेकिन प्रथम विश्व युद्ध में ऑटोमन साम्राज्य अर्थात तुर्की की हार हुई और अंग्रेजों की विजय हुई, और इसके साथ ही उन्होंने तुर्की के खलीफाओं को बंदी बना लिया। और इसलिए भारतीय मुसलमानों को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने देखा कि अंग्रेजों ने वादा खिलाफी की है, तो भारतीय मुसलमानों ने खिलाफत कमेटी का गठन किया, जिसमें दो भाई प्रमुख थे, मोहम्मद अली और शौकत अली। और इसके साथ ही गांधी जी भी चाहते थे कि किसी मुद्दे पर हिंदू और मुस्लिम इकट्ठे हों और हम एक आंदोलन चलाएं, और इस प्रकार खिलाफत के जरिए मुस्लिम लोग इकट्ठे हुए। 1919 में बंबई में खिलाफत कमेटी का गठन किया गया, और फिर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन के लिए प्रयास किया। गांधी जी की अपनी पुस्तक हिंद स्वराज, जो 1909 में प्रकाशित हुई थी, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ था कि भारत में ब्रिटिश शासन भारतीयों के सहयोग से स्थापित हुआ है, और ये शासन इसी सहयोग के कारण चल पा रहा है। अगर भारत के लोग अपना सहयोग वापस ले लें तो साल भर के भीतर ब्रिटिश शासन ढह जाएगा और भारत में स्वराज की स्थापना हो जाएगी। इस तरह से दिसंबर 1920 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में एक समझौता हुआ, और गांधी जी का जो विचार था असहयोग आंदोलन का, उस आंदोलन की स्वीकृति पर मोहर लग गई। दिसंबर 1920 नागपुर अधिवेशन, जिसमें असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम की स्वीकृति पर मोहर लगी। असहयोग अर्थात किसी भी सूरत में अंग्रेजों का सहयोग ना करना, जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट होता है, असहयोग आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, कि किसी भी तरह का अंग्रेजों को कोऑपरेशन नहीं करना, यही असहयोग आंदोलन था। तो आज आपने जो क्वेश्चन करने हैं उसमें रॉलेट एक्ट क्या है, जलियांवाला बाग हत्याकांड क्या है, असहयोग आंदोलन क्यों शुरू हुआ, खिलाफत कमेटी का गठन क्यों हुआ, खिलाफत आंदोलन क्या है, ये सब क्वेश्चन इस टॉपिक में बनते हैं जो आपने लिखने हैं। कल हम आगे बढ़ते हुए असहयोग आंदोलन में किन किन लोगों ने भाग लिया और उनका उद्देश्य क्या था, कि शहरी लोगों ने क्यों भाग लिया, ग्रामीण लोगों ने क्यों भाग लिया, मजदूरों ने क्यों भाग लिया, उसके बारे में हम कल पढ़ेंगे।